9/11 terrorist attack. Person named Osama bin Laden. CIA is a अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक। plane has crashed into the world. एक ऐसा अटैक जिसके बाद मुसलमानों की जिंदगी इस पूरी दुनिया में पूरी तरह से बदल गई। ये बात है 11 सितंबर 2001 की, जब अमेरिका के 4 मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर से अमेरिका के 4 एयरप्लेन्स जिनके अंदर पैसेंजर्स मौजूद थे, वो 4 एयरप्लेन्स उड़े और उन्हीं एयरप्लेन्स में अलकायदा के 19 मेंबर्स भी मौजूद थे, जिनका प्लान था उन चारों के चारों एयरप्लेन्स को हाईजैक करना। पहला एयरप्लेन उड़ता है और उड़ने के ठीक 15 मिनट बाद अलकायदा के 4 मेंबर्स उस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करने के लिए वो सिर्फ कुछ कटर्स का और कुछ छोटी नाइफ्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी से वो पूरे प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। दोनों जो पायलट्स थे जहाज़ के, उन दोनों के दोनों पायलट्स को एकदम से मार देते हैं और पूरे प्लेन का कंट्रोल खुद संभाल लेते हैं। यहीं पर इस पहले प्लान को हाईजैक करने का जो मास्टरमाइंड होता है वो होता है मोहम्मद अता, जो इस प्लान को यानी इस एरोप्लेन को ड्राइव भी कर रहा था, यानी वो पायलट का रोल अदा करता है। यहीं पर मोहम्मद अता अपने स्पीकर ऑन करता है और सारे पैसेंजर्स से कहता है कि आप लोग डरें मत, हम लोग एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं और आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर आराम से बैठ जाएं। लेकिन यहीं पर मोहम्मद अता से एक बहुत बड़ी गलती होती है। मोहम्मद अता गलती से न्यूयॉर्क के टावर से कॉन्टैक्ट में आ जाता है, सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए। लेकिन वहां पर मोहम्मद अता कुछ ये बोलता है। इसके बाद मोहम्मद अता एक बार फिर से अपने स्पीकर ऑन करता है और एक बार फिर से ऐलान करता है कि आप लोग डरे मत, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं, कुछ भी गलत हरकत ना करें। और इस दफ़ा भी मोहम्मद अता गलती से दोबारा न्यूयॉर्क की जो एयरपोर्ट है उसके टावर से कांटेक्ट में आ जाता है। इसके बाद मोहम्मद अता से और सारे के सारे जो टेररिस्ट, 3 मजीद टेररिस्ट जो उसमें मौजूद थे जहाज़ में, उनसे डर के सारे पैसेंजर्स आराम से बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। यहीं हम देखते हैं कि वो प्लेन उड़ता उड़ता न्यूयॉर्क तक पहुंचता है और न्यूयॉर्क में वो बहुत ही नीचे की साइड पर फ्लाई कर रहा होता है। सब लोगों को यही लगता है कि वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। एयरपोर्ट का अमला भी अपने रनवे को क्लियर कर लेता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये एयरप्लेन एमरजेंसी लैंडिंग करने वाला है किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से। लेकिन वहीं पर मामला बिल्कुल उलट जाता है। ये जहाज़ सीधा जाकर टकराता है ट्रेड टावर के एक बिल्डिंग से। ट्रेड टावर वो बिल्डिंग है जो कि इस दुनिया में 2001 में सबसे बड़ी बिल्डिंग्स थी। ये ट्विन बिल्डिंग है, यानी साउथ और ईस्ट ट्रेड टावर, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स थी। यहीं पर यह पहला एयरप्लेन उस बिल्डिंग से जाकर टकराता है और सब लोगों को ये लगता है कि शायद ये सिर्फ एक हादसा है, ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसके बाद ये ट्रेड सेंटर से जाकर टकरा गया। इसी के साथ पूरी दुनिया का मीडिया इसको एज अ हादसा रिपोर्ट करना शुरू कर देता है और सब लोगों को यही लगता है कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। यहीं पर जो अमेरिका के सदर उस टाइम पर थे, यानी कि जॉर्ज बुश, उनको भी उनका सेक्रेटरी आकर यही बताता है कि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर अमेरिकन ट्रेड सेंटर पर जाकर एक पैसेंजर एयरप्लेन टकरा गया है। अमेरिकन सदर जॉर्ज बुश को यही लगता है कि शायद ये महज एक इंसिडेंट है और ये महज एक वाक़या है। लेकिन इसी के ठीक 15 मिनट बाद जो दूसरा जहाज़ था उसको भी अलकायदा के 4 मेंबर्स जाकर हाईजैक कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले जहाज़ को हाईजैक किया गया था। वहाँ पर भी यही ऐलान किया जाता है कि सारे पैसेंजर्स आराम से बैठ जाएं, हम लोग एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं, और वो तैयारा भी न्यूयॉर्क की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे तैयारे को ठीक उसके उड़ने के 30 मिनट बाद हाईजैक किया गया था और ये सारी की सारी टाइमिंग भी पहले से ही प्लान्ड थी। इस टाइमिंग का मकसद ये था कि जब पहला तैयारा 15 मिनट पहले ट्रेड सेंटर से जाकर टकराए तो सब लोगों की नज़रें ट्रेड सेंटर पर ही हों। यहीं पर हम देखते हैं कि जो दूसरा तैयारा है वो भी न्यूयॉर्क की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होता है, बहुत ही नीचे फ्लाई करते हुए, और वो जाकर ट्रेड सेंटर की साउथ बिल्डिंग से टकरा जाता है। अब इस तरह होना बिल्कुल भी मामूली नहीं था। सभी लोग ये समझ जाते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये एक अटैक है। इसी के साथ जॉर्ज बुश का जो सेक्रेटरी है वो भी उन्हें आकर ये बताता है कि अमेरिका इज़ अंडर अटैक। The US was under attack. आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि 9/11 में सिर्फ इस ट्विन टावर बिल्डिंग के ऊपर ही अटैक हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं पर फ़िज़ा में अभी 2 और भी ऐसे तैयारे मौजूद होते हैं जिन्हें अलकायदा के मेंबर्स हाईजैक कर लेते हैं।
उनमें से पहला तैयारा जिसको अलकायदा के मेंबर्स ने हाईजैक किया था, उसको भी बिल्कुल पहले और दूसरे तैयारे के तरह ही आराम से हाईजैक किया जाता है उसके उड़ने के ठीक 45 मिनट बाद। और हम लोग देखते हैं कि वो अमेरिका की जो कैपिटल है यानी वाशिंगटन डीसी उसकी तरफ मुड़ जाता है। वो तैयारा अपनी फुल स्पीड में उड़ता हुआ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी तक जाता है और वो जाकर टकराता है पेंटागन की बिल्डिंग से। टू बी एग्जैक्ट अगर बताऊं तो पेंटागन की बिल्डिंग के अंदर CIA का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर जाकर वो तैयारा क्रैश करता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हलाकतें होती हैं। सब लोग ये देखकर हक्का बक्का थे कि आखिर अमेरिका की CIA की बिल्डिंग और पेंटागन की बिल्डिंग पर अटैक कैसे हो गया। इतना सब कुछ देखने के बाद अमेरिकी नायब सदर ये ऑर्डर देता है कि सारे के सारे जो प्लेन्स हैं जो कि एयर में मौजूद हैं वो फ़ौरन लैंड करें। यहीं पर अमेरिकन आर्मी को ये पता चलता है कि एक और ऐसा जहाज़ है जो अपने ट्रैक से हटकर चल रहा है और वो भी वाशिंगटन डीसी की तरफ ही बढ़ रहा है। अमेरिकन आर्मी को शक होता है कि शायद ये एयरप्लेन आकर अमेरिकन पार्लियामेंट के ऊपर हिट होने वाला है। यहीं पर अमेरिका के नायब सदर ये ऑर्डर देते हैं कि फौरी तौर पर 2 फाइटर जेट्स को हवा में भेजा जाए जो जाकर उस जहाज़ को हर कीमत पर गिरा दें, चाहे इसमें सारे के सारे पैसेंजर्स मारे ही क्यों ना जाएं, क्योंकि अमेरिकन पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि वो चौथा एयरप्लेन भी अलकायदा के मेंबर्स के हाथों 1 घंटे बाद अपनी उड़ान के हाईजैक हो जाता है। और वो अलकायदा वाले बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले दूसरे और तीसरे प्लेन को हाईजैक किया था उसी तरह ऐलान करते हैं कि हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। एक बंदा जहाज़ के मोबाइल से अपनी बीवी को कॉल करता है और उसकी बीवी उसको सब कुछ बता देती है कि किस तरह अलकायदा हर एक जेट को जो जहाज़ है उसको हाईजैक कर रही है और किस तरह वो जाकर डिफरेंट बिल्डिंग से डिफरेंट इमारतों से टकरा रहे हैं, किस तरह उन्होंने ट्विन टावर पर हमला किया और किस तरह उन्होंने पेंटागन की बिल्डिंग पर भी हमला किया। यहीं पर वो एक बंदा सारे पैसेंजर्स को सब कुछ बता देता है। यहीं पर सारे पैसेंजर्स ये फैसला करते हैं कि हमने मरना तो है, क्यों ना हम किसी तरह इस अटैक को रोक दें। और सारे के सारे जो पैसेंजर्स हैं वो अलकायदा के चारों मेंबर्स पर ढाबा बोल देते हैं। यहीं पर वो 3 मेंबर्स को तो हरा देते हैं जो कि बाहर थे, लेकिन चौथा जो कि पायलट था और अंदर था उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। वो जहाज़ को कभी ऊपर लेके जाता है कभी नीचे लेके जाता है ताकि लोग उस तक ना पहुंच सकें, लेकिन किसी तरह वो सारे के सारे पैसेंजर्स जैसे ही दरवाज़ा तोड़ने वाले होते हैं उसी वक्त अलकायदा का मेंबर वो पायलट ये समझ जाता है कि अब इस मिशन को और आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता और वो जहाँ पर होता है अपनी जहाज़ की स्पीड को फुल करता है और वहीं पर ज़मीन पे क्रैश कर देता है और यहीं पर चौथा जहाज़ भी क्रैश हो जाता है। अब पूरी दुनिया का मीडिया इस जहाज़ की क्रैश होने को रिपोर्टिंग करना शुरू कर देता है। अब ये मामला यहीं पर नहीं रुकता। अब तक तो अमेरिका को बहुत ही कम नुकसान हुआ था, असल नुकसान अब शुरू होता है। हम देखते हैं कि यहीं पर ट्रेड टावर्स की साउथ बिल्डिंग एकदम से गिर जाती है जिसके अंदर कम से कम भी 1000 लोग हलाक हो जाते हैं। और उसके कुछ ही देर बाद ट्रेड टावर की दूसरी बिल्डिंग यानी कि नॉर्थ बिल्डिंग भी एकदम से गिर जाती है जिसमें कम से कम 1600 लोग हलाक होते हैं। इसके बाद इस सारे के सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होती है और इस सारे के सारे मामले को CIA बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट करती है। उन सारे लोगों के नाम और तस्वीरें मिल जाती हैं जिन्होंने ये 19 मेंबर्स ने जिन्होंने इन 4 प्लेन्स को हाईजैक किया और उसके बाद इनको डिफरेंट बिल्डिंग्स पर और डिफरेंट स्पॉट्स पर क्रैश करवाया और अमेरिका पर अटैक किया। यहीं पर अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश मीडिया पर आते हैं और वो एक वॉर अनाउंस करते हैं, द वॉर अगेंस्ट टेरर। यहीं पर अमेरिकन CIA अपनी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है और ये दावा करती है कि ये सारे के सारे हमले अलकायदा ने कराए हैं और इन सब का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि उसामा बिन लादेन था। The name Osama bin Laden are linked to many other organizations in different countries. उसामा बिन लादेन जो कि अमेरिका से बहुत दूर बैठा था अफगानिस्तान में। यहीं पर जॉर्ज बुश जो कि अमेरिकी सदर थे वो अफगानिस्तान से मुतालबा करते हैं कि चुपचाप उसामा बिन लादेन को उसके हवाले कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर भी स्टोरी में एक बहुत ख़तरनाक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि अमेरिका के इस 9/11 अटैक से पहले ही अफ़गानिस्तान पर एक वॉर चल रही थी, जो वॉर थी उस वक्त की सुपर पावर यानी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और अमेरिका भी इसमें अफ़गानिस्तान का ही साथ दे रहा था क्योंकि वो किसी भी तरह सोवियत यूनियन को हराना चाहते थे। और यहीं पर तालिबान ने किसी तरह सोवियत यूनियन को शिकस्त भी दे दी थी जिसके बाद तालिबान रजीम अफ़गानिस्तान में कायम हो चुका था। और इसके अंदर उसामा बिन लादेन ने भी तालिबान की भरपूर मदद की थी। तो तालिबान सीधे लफ्ज़ों में इनकार कर देते हैं कि वो किसी भी कीमत पर अफ़गानिस्तान में से उसामा बिन लादेन को नहीं ले जाने देंगे।
यहाँ पर तालिबान रजीम एक ऑफ़र करता है अमेरिका को कि क्यों ना वो सारे सबूत जिनकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि उसामा बिन लादेन ने ये अटैक्स किए हैं वो अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड किए जाएं, जिसके बाद अफ़गानिस्तान ख़ुद से उसामा बिन लादेन को सज़ा देगा। यहीं पर हम देखते हैं कि उसामा बिन लादेन भी अपना एक वीडियो बयान जारी करता है जिसके अंदर वो इन सारे के सारे हमलों की जिम्मेदारी लेने से साफ मुकर जाता है। वो कहता है कि इन हमलों से उसका कोई लेना देना नहीं, जिसके बाद तालिबान रजीम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो कहती है कि हम किसी भी सूरत अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे उसामा बिन लादेन को। इसके बाद अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ये फ़ैसला करता है कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान रजीम को हराने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। तालिबान के जो सबसे स्ट्रॉन्ग दुश्मन अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, अमेरिका उन सबको फंडिंग करता है और अपनी फ़ौजें भी अफ़गानिस्तान में उतार देता है। अमेरिका ये सोचता है कि ये वॉर बिल्कुल भी लंबी नहीं है। अमेरिकन जर्नलिस्ट ये आइडिया लगाते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो सिर्फ चंद हफ्तों में ही अमेरिकन आर्मी के सामने घुटने टेक देंगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ ही अरसे में पूरे अफ़गानिस्तान को अमेरिका फ़तह कर लेता है उधर के दूसरे जो पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर, और इसके बाद तालिबान रजीम की गवर्नमेंट सिर्फ 3 महीने के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। अब शुरू में तो ये वॉर अमेरिका एकदम से जीत गया था और अफ़गानिस्तान से तालिबान रजीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद अफ़गानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट मौजूद नहीं थी। यहीं पर अमेरिका जर्मनी के अंदर एक मीटिंग बुलाता है जिसके अंदर अफ़गानिस्तान के भी कुछ बड़े लोग शरीक होते हैं, जिसके बाद अमेरिका अपनी मनपसंद गवर्नमेंट तालिबान को हटाने के बाद अफ़गानिस्तान पर मुसल्लत कर देता है, जो कि इंतहाई करप्ट थी लेकिन अमेरिका की पिट्ठू भी थी। आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका को रिजीम चेंज करने में और अपनी मनपसंद गवर्नमेंट बिठाने में कितना मज़ा आता है। अब इसके बाद अमेरिकन आर्मी और अफ़गानिस्तान की आर्मी भी मिलकर बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस करती है, लेकिन उन्हें उसामा बिन लादेन कहीं पर भी नहीं मिलता। अब इसके ठीक 2 साल बाद अमेरिका एक और वॉर में एंटर हो जाता है जो कि थी इराक वॉर। Must leave Iraq within 48 hours. अब इस इराक वॉर की वजह से अफ़गानिस्तान में और बाकी पूरी दुनिया में अमेरिका का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ख़राब क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए क्योंकि वहाँ पर अमेरिका जो आर्मी कार्रवाइयाँ करता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो सिविल आबादी को भी निशाना बना रहे हैं। उनकी जेलों में, प्रिजन्स में बहुत ज़्यादा बच्चों पर, औरतों पर और बूढ़ों पर जुल्म होने की वीडियोस और तस्वीर सामने आती हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया एकदम से अमेरिका के मुखालिफ हो जाती है और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं अगेन अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान अपने मुल्क की आवाम को वो सारी फुटेजेस, तस्वीर और सबूत दिखाकर ये बात साबित कर देते हैं कि अमेरिका एक सालिम कंट्री है, जिसके बाद सारी आवाम एकदम से तालिबान के साथ हो जाती है और अपनी करप्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज करने लगती है और यहीं पर तालिबान मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तालिबान एक दफ़ा दोबारा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी गवर्नमेंट बनाना शुरू कर देते हैं अफ़गानिस्तान में, जो बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही थी अमेरिका को। और यहीं से एक ऐसी वॉर स्टार्ट होती है जो कि 10 साल तक कंटिन्यू रही। लेकिन इसके साथ ही एक बिल्कुल फ्लिप साइड पर हम उसामा बिन लादेन का एक नया वीडियो बयान देखते हैं जिसके अंदर वो ये तस्लीम कर लेता है कि 9/11 के चारों अटैक्स उसी ने करवाए थे और साथ ही जिन 19 मेंबर्स ने यानी अलकायदा के जिन 19 दहशतगर्दों ने वो अटैक्स किए थे उन अटैकर्स के लिए भी उसामा बिन लादेन दुआएं करता है, उन्हें दुआएं देता है और अमेरिका को ये धमकी देता है कि वो एक बार फिर ऐसा अटैक करवा सकता है। यहीं पर हम देखते हैं कि अमेरिका में भी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जॉर्ज बुश के बाद बराक ओबामा अमेरिका के सदर बन जाते हैं, जिन्होंने वादा तो ये किया था कि वो अफ़गानिस्तान वॉर को ख़त्म कर देंगे, वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं और वो अफ़गानिस्तान में मज़ीद आर्मी डिप्लॉय कर देते हैं। यहीं पर उसामा बिन लादेन भी अपना जुर्म तस्लीम कर चुका था और उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए भी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ हो जाती हैं और उसके बाद उन्हें उसामा बिन लादेन मिल भी जाता है, मगर अफ़गानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान के शहर सियालकोट के एक छोटे से घर में अमेरिका के मुताबिक उसामा बिन लादेन मौजूद था। अमेरिकी सदर बराक ओबामा चुपचाप एक ऑपरेशन करने का ऑर्डर पास करता है। पहले तो वो सैटेलाइट से और दूसरे कैमराज से ये बात कंफर्म करते हैं कि वहाँ पर उसामा बिन लादेन मौजूद है, जिसके बाद वो अपने 2 हेलीकॉप्टर्स के मदद से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ भी बताए बगैर एकदम से उसामा बिन लादेन के घर पर 45 मिनट तक ऑपरेशन करते हैं, जिसमें उसामा बिन लादेन मारा जाता है। अमेरिकन आर्मी उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाती है। उस डेड बॉडी का DNA टेस्ट किया जाता है जो कि उसामा बिन लादेन से मैच कर जाता है, जिसके बाद उस डेड बॉडी की तस्वीर लेकर CIA उसे अमेरिकी सदर बराक ओबामा को भेजती है और बराक ओबामा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि फाइनली दे वॉन।
उसके बाद अमेरिकन आर्मी उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को दफनाने की बजाय उसे समंदर में फेंक देती है, जिसकी वजह अमेरिकन आर्मी ये बताती है कि उन्हें शक था कि आगे जाकर इसकी कब्र के ऊपर एक श्राइन यानी कि एक मज़ार बना दिया जाएगा। यहीं पर मीडिया पर आकर बराक ओबामा भी ये दावा करता है कि उसने फाइनली अपने एनिमी यानी कि उसामा बिन लादेन को मार डाला है और तस्वीरें जारी करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन अलकायदा की डिफरेंट वेबसाइट्स पर आहिस्ता आहिस्ता इस बात की कंफर्मेशन आना शुरू हो जाती है कि वाकई में उसामा बिन लादेन मारा गया है, जिसके बाद उसामा बिन लादेन का अपना बेटा भी इस बात को कंफर्म कर देता है कि जी हाँ, उसामा बिन लादेन मारा गया है। अब अलकायदा के पास कोई लीडर मौजूद नहीं था, जिसके बाद उसामा बिन लादेन के बेटे को ही अलकायदा वाले अपना लीडर बना लेते हैं और 2018 में अमरीकी कार्रवाइयों के दौरान उसामा बिन लादेन का वो बेटा भी मारा जाता है, जिसके बाद अलकायदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और तालिबान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब अलकायदा को तो अमेरिका हरा चुका था, लेकिन तालिबान को कैसे हराता। आखिरकार अमेरिका में दोबारा इलेक्शंस हुए और इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने, जिन्होंने अपने वादे के मुताबिक 2020-21 में अपनी फ़ौजें अमेरिका वापस बुलाई, यानी कि अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया, जिसके बाद दोबारा तालिबान रजीम ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। वीडियो के एंड में मैं ये बताना चाहूँगा कि उसामा बिन लादेन कोई छोटा मोटा टेररिस्ट नहीं था। उसामा बिन लादेन एक बिलियनर था। उसके मरने के बावजूद भी उसके पास $40 मिलियन मौजूद थे, जो उसकी आखिरी वसीयत में ये मिला कि वो चाहता है कि इसका कुछ हिस्सा उसकी फैमिली को और बाकी का सारा हिस्सा अलकायदा को दे दिया जाए। अब इस बारे में आपके क्या ओपिनियन है? क्या उसामा बिन लादेन ने सही किया था या फिर उसामा बिन लादेन ने गलत किया था? खैर, उसने जो भी किया हो, उसके बाद इस पूरी दुनिया में मुसलमानों की इमेज इंतहाई ख़राब हो गई थी, जिसका खमियाजा मुसलमान आज तक भुगत रहे हैं। इस बारे में आपके क्या ओपिनियन है? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।